Hello students, I am Ranjit Kumar and in this lecture we are going to learn about range of function. रेंज ऑफ फंक्शन ये जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 5 तक किसी भी फंक्शन का डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग कोई फंक्शन अगर दिया गया है तो उसका रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं उस बारे में डिस्कशन करेंगे। फंक्शन के क्वेश्चंस को लगाने में जो अप्रोच फॉलो होता है उसको मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कैटेगरी हम लोग 1 बाय 1 विथ एग्जांपल जो है समझेंगे। उसके पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किसी भी फंक्शन के रेंज का ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है। मतलब अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आपको दिया गया है तो उस ग्राफ को देख करके आप कैसे उस फंक्शन का रेंज डिसाइड करोगे, ये चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर रेंज बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। मान लेते हैं हमको कोई फंक्शन दिया गया है y = f(x) और जिसके ग्राफ के बारे में हम लोगों को जानकारी है, तो उस ग्राफ को देख करके उस फंक्शन का रेंज हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे वो चीज़ आप इस ग्राफ से समझते हैं। उस चीज़ को मान लेते हैं हमारे पास जो ग्राफ दिया था f(x) का कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो होगा क्या कि इस ग्राफ को देख करके अगर इस फंक्शन का रेंज डिसाइड करना है तो सबसे लोएस्ट पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लेते हैं ये m है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लेते हैं ये n है। तो होगा क्या, जब किसी भी फंक्शन पर लाई करने वाले सबसे लोएस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपको पता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है, और पूरा फंक्शन इन दोनों ही लाइनों के बीच में अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं उनका रेंज जो है m से लेकर के n तक ये कंप्लीट पूरा इंटरवल होता है, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। मान लेते हैं अब की बार जो हमको फंक्शन दिया गया है वो कुछ इस टाइप का है। तो इस केस में सबसे लोएस्ट पॉइंट जो इसका आएगा, अगर मान लेते हैं ये यहाँ पर a आ रहा है और ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ये बन रहा है, थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे है, ये पॉइंट b है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर इसका n है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका रेंज बनेगा इस फंक्शन का वो रेंज बनेगा v से लेकर के n तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर उसको उसके ग्राफ को देख करके उसका रेंज डिसाइड करना है तो उस फंक्शन पर लाई करने वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट आप खोजिए और उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट खोजिए। उन्हीं के बीच का जो मतलब डिस्टेंस होगा या जो लेंथ होगा वही पर्टिकुलर इस फंक्शन का रेंज रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है और एक पर्टिकुलर किसी नंबर पर आकर के यहाँ ये ब्रेक हुआ है। मान लेते हैं ये a पॉइंट था, फिर इसी के सीध में ये यहाँ से क्लोज होकर के स्टार्ट होकर के ऐसे गया है, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास b था और ये पॉइंट हमारे पास मान लेते हैं c था, ठीक है। इस फंक्शन का जब रेंज हम लोग लिखना होगा तो ये तो एकदम यहाँ एक चीज़ देख करके ही क्लियर है कि इस फंक्शन का सबसे लोएस्ट पॉइंट 0 0 है और हाईएस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c है, लेकिन फंक्शन बीच में ब्रेक हुआ है। तो ऐसे फंक्शन का जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट रेंज लिख देते थे, इस केस में हम लोग नहीं लिखेंगे। इस केस में हम लोग इस तरह के फंक्शन जो अपने लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में ब्रेक हुए हैं उनको हम उनका डोमेन ऐसे लिखेंगे, 0 से लेकर के पहले a तक जाएंगे और a पर यहाँ फंक्शन का वैल्यू नहीं है, ओपन सर्कल लगा है, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है क्लोज से, कहाँ v से, और ये गया है c तक, ठीक है। ये जो है इस तरह के फंक्शन का रेंज जो होगा ये चीज़ बनेगा, ठीक। अब आपको एक चीज़ और समझ लेना है कि अगर कोई फंक्शन अपने पूरे इंटायर डोमेन में इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो उसका जो रेंज होता है उसी का सबसे मिनिमम वैल्यू, उस फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू से लेकर के सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो इस फंक्शन का रेंज बनता है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ये यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया है y = a⁴x, बेस हमने >1 ले रखा है। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे इन्फिनिटली प्रोसीड हो जाता है और ये x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे इन्फिनिटली प्रोसीड होता है, ये टच नहीं करता है। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है, ठीक है, वो कंप्लीट रियल नंबर आता है। -x के x एक्सिस पे -∞ से +∞ तक ये फंक्शन एक्सपैंड होता है। और अगर इसके रेंज का बात करें तो ये y एक्सिस पे जब इसके रेंज का बात करेंगे सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि x एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन टच एक्चुअल में करता नहीं है ये, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट मतलब +∞ की ओर जा रहा है y एक्सिस के अलावा। तो होगा क्या, इस फंक्शन का जब आपको रेंज लिखना होगा तो x एक्सिस को टच करता हुआ दिख रहा है। जब कोई भी फंक्शन x एक्सिस को टच करेगा मीन्स उस फंक्शन का वैल्यू मीन्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है, उस लाइन को टच करता हुआ दिखेगा जो कि x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे आपको पता है
y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उस केस में आप यहाँ ओपन इंटरवल लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये इसके क्लोजर होता चला जा रहा है, 0 के बहुत करीब हो जाएगा, बस 0 नहीं होगा। 0 होने का सेंस ये हुआ कि ये फंक्शन इस लाइन को टच कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, या फिर इसको हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि अगर कोई भी फंक्शन अपने पूरे कंप्लीट इंटायर डोमेन में इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा और सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होगा उस फंक्शन का, वही जा आकर के इसका रेंज बनता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने कोई एक फंक्शन लिया है जो साफ साफ दिख रहा है एकदम डिक्रीजिंग नेचर का है। मान लेते हैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट m, n है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन के जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होते हैं वही इस फंक्शन का रेंज डिसाइड करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो n है और मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है वो b है। तो इसका जो रेंज बनेगा n से लेकर के b तक इसका रेंज बनेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास अब की बार कोई फंक्शन दिया है, ये क्यूबिक शेप का मान लेते हैं दिया है, और इस फंक्शन का रेंज ये x = x1 लाइन है और ये जो है x = x2 लाइन है। इसी के बीच में हम लोगों को इसका ये फंक्शन f(x) मैंने लिया है, इसका रेंज हम लोगों को x1 और x2 के बीच में ही डिसाइड करना है। तो x1 x2 के बीच में जो ग्राफ का पोर्शन है, उस ग्राफ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट खोजना है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट खोजना है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे लोएस्ट पॉइंट यही बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट y1 अगर आ रहा है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर बनाया है। मान लेते हैं हमारे पास ये जो पॉइंट आ रहा था, ये इधर वाला, ये y2 है और ये y3 है। तो इस फंक्शन का इस केस में जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, वो बनेगा y1 से लेकर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट, डेट इज y3, ये इस फंक्शन का रेंज बनेगा। तो आप एक रफली एक आइडिया आप इस चीज़ से डेवलप कर सकते हो। जब किसी फंक्शन के ग्राफ से उसका रेंज हम लोगों को डिसाइड करना होता है, तो उस फंक्शन पे लाई करने वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यही जो उस फंक्शन का रेंज डिसाइड करते हैं। और कैसे डिसाइड करते हैं ये मैंने इतना एग्जांपल दे करके आपको समझाया है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि बीच में फंक्शन अगर कहीं डिसकंटिन्यूअस, मतलब वो ब्रेक हुआ है फंक्शन, तो उस केस में इंटरवल ब्रेक करके आपको यूनियन से आगे वाले इंटरवल को कंटिन्यू करना है। एक एग्जांपल मैंने बताया भी था अभी। और एक टॉपिक और एक कॉन्सेप्ट मैंने और क्या बताया कि अगर कोई फंक्शन अपने कंप्लीट इंटायर डोमेन में इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो उसका जो रेंज होता है उसी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू, वही उस फंक्शन का जो है रेंज बनता है। ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग जो ये बोल रहा हूँ, अभी फंक्शन की जब मैं 5th कैटेगरी बताऊंगा जिसमें रेंज निकालना होता है, तो मोनोटोनिसिटी यूज करूँगा, वहीं पर ये जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। ये फंक्शन का ये ग्राफिकल अप्रोच हो गया। यहाँ पर मैंने फंक्शन की 5 कैटेगरी को यहाँ पर डिफाइन किया है। इन कैटेगरी में आने वाले रेंज बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका अप्रोच क्या होगा वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला जैसे कैटेगरी मैंने बनाया जो टाइप फर्स्ट है, अगर कोई फंक्शन हमारा y = f(x) के फॉर्मेट का दिया गया है, अगर वो फंक्शन x = y के फॉर्मेट में अगर आप बना ले जा रहे हो, तो वो जो है टाइप 1 के अप्रोच से सॉल्व होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन दिया है x - 6/x+3। इस फंक्शन का मान लेते हैं आपसे रेंज पूछा जा रहा है, तो आप क्या करिए, f(x) जो होता है वो एज अ y ट्रीट होता है। तो आप यहाँ से इस तरह का चीज़, मतलब x = fy जो है डेवलप करने का कोशिश करिए। तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y होगा और ये x - 6 बनेगा। इसको इधर लाइए, इसको उधर ले चलते हैं, तो यहाँ से x कॉमन होगा तो y - 1 बनेगा और उधर आकर के -3y - 6 बनेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -3y - 6 और y - 1। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो ये जो फंक्शन लिखा है एक्चुअल में fy, ठीक है, y के टर्म में लिखा है। तब टाइप 1 की कैटेगरी में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक सिंपल सा अप्रोच होता है, पहले आप ये कन्वर्जन करिए और जो ये फंक्शन आपको मिलेगा x = fy, इसी फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन का रेंज बन जाएगा। और डोमेन निकालना हम लोग अच्छे से जानते हैं, लीनियर बाई लीनियर है। तो इस केस में जो डिनोमिनेटर होता है बस वही 0 नहीं होने देना है, बाकी इंटायर जो रियल नंबर होगा इसका डोमेन बन जाता है। इस फंक्शन का डोमेन आया ये चीज़, तो जो ये गिवन फंक्शन था इसका जो रेंज होगा हो जाएगा रियल नंबर -1, ठीक है।
डिनोमिनेटर जो है 1 पे डिफाइन नहीं होगा, तो इस नाते तो ये पहली कैटेगरी हो गई जिसमें हम अगर कोई फंक्शन जो y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट का दिया है उसको x इक्वल टू एफ वाई के फॉर्मेट में अगर लिख ले जा रहे हैं तो उसको हम लोग इस कैटेगरी से सॉल्व करेंगे। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास अब की बार जो फंक्शन दिया गया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 करके दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप तुरंत इसको y यहाँ पर लेट करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो वाई एक्स स्क्वायर 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर को तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और उधर जाएगा 3y प्लस 6 होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा 3y माइनस प्लस 6 अपान y माइनस 1। अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि x था क्या, इस फंक्शन का डोमेन था, x का वैल्यू इस फंक्शन का डोमेन बनता है और वो डोमेन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था, सब तरह का वैल्यू होल्ड कर रहा था, बस प्लस माइनस 3 होल्ड नहीं कर रहा था। तो सब तरह का वैल्यू होल्ड कर रहा था, बस प्लस माइनस 3 नहीं होल्ड कर रहा है। कहने का सेंस ये है कि ये रियल नंबर, पूरा कंप्लीट रियल नंबर बन रहा है इस फंक्शन का डोमेन अदर देन 3 और माइनस 3। तो होगा क्या, अगर हम लोग इसके डोमेन में आने वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये बात तो तय है कि उसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो आपको यहाँ एक छोटी सी इनइक्वलिटी फ्रेम करना है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है 3y प्लस 6 और y माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा। तुरंत आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट बनाइए, यहाँ से -2 मिलेगा और यहाँ से 1 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव पार्ट आपको आंसर लेना है। तो जो फाइनल रेंज हमारे पास आ रहा है -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इस फंक्शन का रेंज बनेगा। 1 पे मैंने ओपन इंटरवल इस नाते लगाया है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में 1 जो है वो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस तरह का जो भी फंक्शन होगा उसका रेंज हमारा ये आएगा -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब -2 से लेकर के 1 के बीच में फंक्शन कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, इस नाते वो पार्ट रेंज में से निकल गया, ठीक। तो ये पहले कैटेगरी के ऐसे क्वेश्चंस हो गए जिनमें दिए गए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग x इक्वल टू एफ वाई के टर्म में कन्वर्ट करके ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने सेकेंड टाइप लिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेस्ड। यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग इस पे बेस्ड जो इस कैटेगरी में आने वाले क्वेश्चन उनका रेंज निकालेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, कोई फंक्शन अगर इस फॉर्मेट का दिया गया है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो वो अपवर्ड टाइप का एक्सप्रेशन बनता है और अगर a लेस देन 0 है तो वो डाउनवर्ड टाइप का, इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो डाउनवर्ड टाइप का होगा। और इन दोनों ही केसेज में जो टर्निंग पॉइंट आते हैं वो x की -b/2a पे वैल्यू रखने पे इस फंक्शन में आते हैं, जो कि होता है -b/2a पे ये फंक्शन -d/4a। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये टर्निंग पॉइंट एक्चुअल में आता है वो -b/2a -d/4a होता है। आप इसको कहीं ओपन इंटरवल मत समझ लेना, ये पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट है। अब ये टर्निंग पॉइंट हो गया है तो आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे इस टाइप का दिया होता तो ये टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता चल चुका है, ये चीज़ मैंने बताया आपको, ये कितना आता है -d/4a। तो अगर a ग्रेटर देन 0 वाला केस होगा तो साफ साफ इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो -d/4a से इन्फिनिटी तक जाएगा। पूरा ग्राफ एक्सपेंड हुआ है। अगर यही डाउनवर्ड टाइप का होता है, मतलब इस तरह का ग्राफ बनता, ये इस तरह का, तो उस केस में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये बनता -d/4a। तो इस केस में जो रेंज आता वो आता मतलब लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे चलेंगे तो -∞ से -d/4a इस फंक्शन का रेंज बनता। तो यही इतना कॉन्सेप्ट हम लोग लगा करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मैं इसको y इक्वल टू करके लिखता हूँ। अगर हम लोग इसके डोमेन का बात करें तो इसका डोमेन जो यहाँ पर आ रहा है कंप्लीट रियल नंबर होगा। डिनोमिनेटर हम लोगों को 0 होने से बचाना होता है, बशर्ते यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इसको 0 कर दे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसका 1 हो रहा है, ठीक। अब यहाँ आप तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, फिर हम लोग इसके बाद इस पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखिए, x² y -x प्लस y इक्वल टू 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x के टर्म में, और x साफ साफ लिखा है रियल नंबर है।
तो x रियल नंबर है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, तो कंडीशन क्या होती है, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, ये ग्रेटर आर इक्वल देन 0 आएगा। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज का, y - 2 y -1/2 y + 1/2 लेस आर इक्वल देन 0। और यहाँ से जो y आएगा -1/2 से 1/2 तक जाएगा, और यही y ही इस फंक्शन का रेंज है। तो इस फंक्शन का रेंज कितना आ गया, -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल में। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका रेंज हम लोगों को निकालना है, तो मैंने y = करके इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके तुरंत आपको x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना होता है, तभी इसका एक्सप्रेशन जो है इसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तुरंत इस पर मल्टीप्लाई कराते हैं, x² y 2xy 4y = x² - 2x + का 4। चलिए इस चीज़ को इधर लाना स्टार्ट करिए, x² कॉमन होगा तो 1 - y बनेगा, इस टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉमन होगा और x भी कॉमन हो जाएगा, बनेगा y + 1x और प्लस 4y - 4 = 0। साफ साफ दिख रहा है, इसका डोमेन जो है कंप्लीट रियल नंबर है। मैंने कैसे ये चीज़ जाना, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो x के किसी भी नंबर के लिए 0 नहीं होगा, इसका भी वही सेम कहानी, तो कंप्लीट रियल नंबर इसका आ रहा है डोमेन, ठीक है। तो अगर x यहाँ रियल नंबर है और x में क्वाड्रेटिक है, x रियल है, तो कंडीशन क्या होगा, d शुड बी ग्रेटर आर इक्वल देन 0। तो b² दैट इज 2y + 1 का स्क्वायर -4 टाइम्स ac। तो ac यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, हमने इधर के सभी टर्म्स को इधर लाया है, तो ये y - 1 होगा, ठीक है, हाँ ठीक, बाकी सब सही है। तो y - 1 ये a हो गया, और यहाँ 4 कॉमन करके आप c लिखिए, y - 1 ग्रेटर आर इक्वल देन 0, ठीक है। अब देखिए 4, ये 2 × 2 = 4, और ये 4 ये गायब होगा, तो ये मतलब कॉमन लेकर के डिवाइड कर देंगे, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b की आइडेंटिटी ब्रेक करिए, y + 1 - 2y + 2 y + 1 + 2y - 2, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलने वाला हम लोगों को, -y + 3, और यहाँ मिलेगा 3y - 1। इस चीज़ को पॉजिटिव बनाइए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा के, और डायरेक्शन यहाँ पर बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर क्रिटिकल पॉइंट का आप बात करिए तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपको 1/3 मिल रहा है, और एक क्रिटिकल पॉइंट 3 मिल रहा है। यहाँ से प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन आपको सेलेक्ट करना है, नेगेटिव वाला। तो y बिलोंग्स टू कितना हो गया, 1/3 से 3 तक। दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग थर्ड टाइप पे आ जाते हैं, कि थर्ड टाइप हमने क्या लिखा था, कि ऐसे फंक्शन जिनके डोमेन में काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, उनका रेंज कैसे निकालते हैं, वो चीज़ देखते हैं हम लोग। थर्ड टाइप के फंक्शन की जो कैटेगरी वो है फंक्शन हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स इन देयर डोमेन। मतलब अगर एक ऐसे फंक्शन का रेंज आपको निकालना है जिसके डोमेन में कुछ लिमिटेड अमाउंट में एलिमेंट आ रहे हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को मैंने थर्ड कैटेगरी में रखा है, और इसको हम लोग एग्जांपल से ही समझते हैं कि इस तरह के फंक्शन जो इस कैटेगरी में आएंगे उनका रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको एक फंक्शन दिया गया है y = log ऑफ साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। मान लेते हैं इस फंक्शन का हम लोगों को रेंज निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग जो कंडीशन हम लोगों को पहले से पता है वो कंडीशन हम लोग पहले इंप्लीमेंट करते हैं। कोई भी लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब उसमें जो इनपुट मिलता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और साइन इनवर्स फंक्शन भी कब डिफाइन होता है, जब उसको मिलने वाला इनपुट -1 से 1 के बीच का होता है। अब इन्हीं दोनों को आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक कंट्राडिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है वो चीज़ आप यहाँ ग्राफ से समझिए। साइन इनवर्स फंक्शन का अगर आप ग्राफ ध्यान से देखिए तो वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये π/2 वाला लाइन होता है, और ये x = 1 होता है, और ये x = -1 होता है। तो -1 से 1 तक तो ये फंक्शन हो रहा है डिफाइन, ठीक है। ये जो कि मैंने लिखा है, मतलब x जो मिलना चाहिए साइन इनवर्स x को, अगर -1 से 1 के बीच का मिल रहा है तब वो डिफाइन होगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि अगर आप x -1 से
0 तक का अगर आप लेते हो तो उस केस में फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स एक्सिस के बिलो साइड है, तो वो वैल्यू निगेटिव दे देगा। तो मतलब वो वैल्यू जब निगेटिव देगा तो ऐसे एक्स जब मतलब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस वाले केस में आएगा, ठीक है। जब इस वाले केस में आएगा तो होगा क्या, उस केस में ये फंक्शन का वैल्यू या तो निगेटिव आएगा या फिर 0 आएगा। लेकिन निगेटिव आएगा तो नेगेटिव, ये चीज़ जैसे ही निगेटिव होगा तो नेगेटिव क्वांटिटी तो 0 से बड़ी हो नहीं सकती। इवन 0 भी अगर आ जाता है, जैसे 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा और साइन 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 से लेस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस इंटरवल के बारे में हमको बात नहीं करना, अदरवाइज ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस फंक्शन का जो डोमेन एक्चुअल में आ रहा है वो आ रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए x और 1 के इक्वल होना चाहिए, सॉरी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से लेस होना चाहिए। अब यहाँ से जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिमूव करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है वो 0 1 पे मैंने क्लोज लिया है और 0 पे मैंने क्लोज लिया है, 1 पे ओपन लिया है। अगर हमारा x इस बीच का कहीं भी कोई भी x हम लोग लेते हैं तो वो सब का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ला करके 0 पे रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ ध्यान रहे तो एक चीज़ तो यहाँ साफ साफ क्लियर है कि x हमारा कभी भी 0 से 1 के बीच में तो नहीं बिलोंग करेगा। अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस बीच के सभी एलिमेंट को 0 करेगा और साइन 0 फिर ये log 0 के पास जाएगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये किस इंटरवल का x के बारे में बात कर रहा है, जो 1 हो रहा है। और आपको पता है कि जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ये 1 हो रहा है, ठीक है, 1 है या 1 से लेस है, ठीक है, 1 से लेस तो बोल नहीं सकते इधर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 1 हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो x होगा वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में हमारा लाई करेगा। ये चीज़ आप ऐसे समझिए, 1 से 2 के बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लाई करेगा, तो वो सब का वैल्यू ला करके 1 पे रख देगा, ठीक। अब देखिए इस फंक्शन का डोमेन तो हमने निकाल लिया जो कि 1, 2 से है। और यहाँ पर डिस्क्रीट वाली बात कहाँ से आई, एक्चुअल में जब फंक्शन का डोमेन जो x है, ठीक है, वो 1 से 2 के बीच में और लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 1 से लेकर के 2 के बीच में जो भी हजारों रियल नंबर आएंगे उन पे जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे सबका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे बिटवीन 1 से लेकर के 2 तक, ये साइन के पास केवल और केवल 1 पहुँचेगा। और साइन इनवर्स के पास जब 1 पहुँचेगा, लॉग ऑफ साइन इनवर्स के पास जब 1 पहुँचेगा तो ये 1 π/2 होगा। और जितनी भी सब वैल्यू डिफरेंट कैटेगरी जितनी भी वैल्यू आएंगी सबके केस में 1 आ रहा है, तो इस फंक्शन का रेंज यही log π/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मतलब इस कैटेगरी का एग्जांपल जिसके डोमेन में लिमिटेड एलिमेंट्स आते थे और उनका रेंज हम लोग निकाल सकते थे। एक और एग्जांपल इस पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन के फेज में एक फंक्शन लिया है, तो ये चीज़ कब डिफाइन होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लेते हैं NCR अगर है तो ये डिफाइन तब होगा जब n यहाँ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा और r इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 भी ये होता है, मतलब r का वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। और इनमें एक कंडीशन होता है कि n जो है वो r से बड़ा होना चाहिए, r के इक्वल हो या फिर r से बड़ा हो, केवल इंटीग्रल वैल्यू पे ये होना चाहिए। तो ये चीज़ ये सभी कंडीशंस हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले 10 - x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो उस केस में x जो है 10 से लेस होगा। x - 4 ग्रेटर आर इक्वल दैन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर आर इक्वल दैन 4 होगा। और ये चीज़ जो है थर्ड कंडीशन कि जो इसका n होता है वो r के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में 2x ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और x यहाँ लेस आर इक्वल दैन 7 आ जाएगा। चलिए इन सभी कंडीशंस को एक साथ जो इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे छोटा 4 7 10, ये चीज़ कह रहा है 10 से छोटा, ये चीज़ कह रहा है 4 से बड़ा, ये चीज़ कह रहा है 7 से छोटा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारा जो नंबर, ऐसे नंबर जिस पर ये फंक्शन डिफाइन होगा 4 से लेकर के 7 तक के इंटीजर होंगे। तो कौन से इंटीजर होंगे 4 से लेकर के 7 तक, 4 5 6 7, ये 4 ही ऐसे नंबर आएंगे इस फंक्शन के डोमेन में जो इस पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो इन चारों का ही आउटपुट क्या बनेगा, रेंज बनेगा। तो चलिए हम लोग पहले F4 पे देख लेते हैं। तो F4 कितना आ जाएगा 6, 10 में से 4 गया 6, C0 ये इसका वैल्यू 1। F5 पे देख लेते हैं, तो 5C1 इसका वैल्यू 5,
F6 पे देख लेते हैं, तो 4C2 इसका वैल्यू हो जाएगा 4 × 3 2 × 1, तो ये आ जा रहा है 4 3 12/2 दैट इज 6। ठीक है, एक और बच रहा है 7 F7। ठीक है, F7 पे देख लेते हैं 3C3 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1। तो इस फंक्शन का जो रेंज आ रहा है वो है 1, 5 और 6। ठीक है, ये दोबारा नहीं लिखना है, सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी के फंक्शन का कलेक्शन था जिसके डोमेन में काउंटेबल एलिमेंट्स या फिर डिस्क्रीट एलिमेंट इसको भी बोला जाता है आ रहे थे, और उनके हेल्प से ऐसे फंक्शंस का हम लोग रेंज डिसाइड करते हैं। अब फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है जब उसमें कोई स्टैंडर्ड फंक्शन आया हुआ हो जिसके रेंज के बारे में हम लोगों को पहले से आइडिया हो। फोर्थ कैटेगरी उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ कैटेगरी हमने लिया है, इसमें ऐसे फंक्शंस आएंगे जिनका रेंज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं उनके रेंज के हेल्प से लेकर के मतलब उसका आंसर सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर जो टाइप है यूजिंग रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, उस पर मैंने ये 3 एग्जांपल लिया है। इन्हीं तीनों को सॉल्व करके हम लोग इस क्वेश्चन का मतलब इस कैटेगरी में आने वाले क्वेश्चंस का अप्रोच सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है तो आप उसमें स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करिए तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन दैट इज √x होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो √x होता है उसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 होता है या फिर ग्रेटर देन 0 होता है। उसमें 1 ऐड हुआ है तो आप सभी साइड जो है 1 ऐड कर दीजिए, और उसके बाद रेसिप्रोकल लिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रहे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 + √x का वैल्यू जो आएगा 1 या 1 से ग्रेटर होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा। अब ये दो पॉजिटिव नंबर के केस में जब कोई इनइक्वेशन ऐसे होता है तब जब आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। तो 1 तो 1 ही रहेगा, बशर्ते ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये जो है 1/∞ दैट इज 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक हम लोग लिख लेते हैं, और ये हमारा कंप्लीट वही फंक्शन बन जा रहा है। और ये चीज़ जो है ये यहाँ 0 बना और ये लेस आर इक्वल देन 1 हुआ। तो इस फंक्शन का जो रेंज आया वो आ गया 0 से लेकर के 1 तक। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है log ऑफ 3 sin x + 4 cos x + 2। तो इतना जो फंक्शन होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि a cos x + b sin x जो होता है इसका मिनिमम वैल्यू √a² + b² होता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² होता है। ठीक है, मतलब उसी सेम वैल्यू का नेगेटिव मिनिमम वैल्यू और उसी का पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इतने का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो -5 से 3 sin x + 4 cos x से 5 तक जाएगा। +2 हो रहा है तो पूरे सब में आप +2 ऐड करिए। तो ये +2 ऐड करेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, और 3 sin x + 4 cos x + 2 ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जैसे ये देखिए ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का पूरा वैल्यू लॉग के पास जा रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, जब इस पूरे फंक्शन का वैल्यू लॉग के पास जाएगा, लेकिन लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज आप 0 से छोटा वैल्यू देंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप जैसे ही अगर इसको लॉग पे आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस फंक्शन को जो -3 से 0 तक का वैल्यू आप उसको रिजेक्ट करिए, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं डिफाइन होगा। तो 0 पे भी नहीं डिफाइन होता, ओपन लेंगे तो ये बनेगा 3 sin x + 4 cos x लेस आर इक्वल देन 7। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इस पर मैं लॉग फंक्शन लेने जा रहा हूँ, तभी ये पूरा का पूरा फंक्शन जनरेट होगा। और log 0 पे माइनस का इन्फिनिटी आएगा, बशर्ते जब बेस नहीं दिया रहता है तो स्टैंडर्ड बेस यहाँ लेते हैं दैट इज 10, तो इंक्रीजिंग नेचर का बनेगा लॉग। तो उस केस में ये x = 0 पे ये -∞ वैल्यू देगा y एक्सिस पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा और ये पूरा हमारा फंक्शन वही जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा log 7। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो रेंज आ रहा है वो -∞ से log 7 तक जा रहा है, बेस 10 है यहाँ पर, इस फंक्शन का रेंज हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फंक्शन जो है साइन फंक्शन है। कोई साइन फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। 3 से मल्टीप्लाई कराइए,
4 जो है आप इसमें ऐड करिए, तो जैसे ही 4 ऐड करेंगे ये 1 हो जाएगा, और 4 + 3 sin x ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के 7 तक का इस पर स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग लगाने जा रहे हैं, जो कि इंक्रीजिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो जैसे ही स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और डायरेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना है, और ये √7 हो जाएगा। अब आप इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये फंक्शन जनरेट होगा, रिवर्स करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो 1/√7 इसका मिनिमम वैल्यू बनेगा, और रिवर्स करते ही ये फंक्शन डिट्टो यहाँ जनरेट हो जाएगा 1 करके, और ये 1 बनेगा। तो इस फंक्शन का जो रेंज आएगा 1/7 से 1 तक होगा। ठीक है, ये मैंने 3 क्वेश्चन इस पे 4th कैटेगरी पे 4th टाइप पे सिखाया। अब हम लोग मोनोटोनिसिटी बचा है, जो कि 5th टाइप का प्रॉब्लम हम लोग जिससे डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक लेक्चर हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे जिस पे रेंज पे अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके जस्ट आगे वाला जो लेक्चर होगा। 5th टाइप देखते हैं, मोनोटोनिसिटी।